गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पोषक तत्वों में विटामिन पढ़ रहे हैं। विटामिन क्या है, बहुत आवश्यक होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए। तो इसीलिए इनको सुरक्षात्मक तत्व भी कहा जाता है। विटामिन है सुरक्षात्मक तत्व। क्यों है? क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता ये हमें देते हैं। इनकी कमी से बहुत सारे अभाव जनित रोग हो जाते हैं। अभाव जनित रोगों को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। तो अभाव जनित रोग इनकी कमी के कारण हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब जो विटामिन है, विटामिनों का वर्गीकरण किया गया है तो दो प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं इसमें हमारे जल में घुलनशील विटामिन, जिनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसमें है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी। दूसरे आते हैं वसा घुलित विटामिन। वसा घुलित विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये हैं ए, डी, ई और के। तो ये जो हैं जल में घुलनशील और वसा में घुलित विटामिन होते हैं। अब जल में घुलनशील विटामिन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैंने आपको बताया बी, सी और पी हैं, तो जल में घुलनशील सबसे पहले विटामिन बी पढ़ेंगे। बी क्या है? बी कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अकेला विटामिन ना हो करके एक समूह में होता है। तो जैसे समूह में सबसे पहले इसमें आ जाता है थायमीन, जिसको B1 भी कहा जाता है। दूसरा आता है B2 यानी राइबोफ्लेविन। तीसरा होता है निकोटिनिक एसिड। तीसरा होता है पायरिडॉक्सिन, जिसको B6 भी कहा जाता है। फिर आता है पेंटाथेनिक एसिड। फिर आता है फॉलिक एसिड। फिर आता है बायोटीन, कोलिन, पी एमिनो बेंजोइक एसिड और आइनोसिटॉल और विटामिन B12। तो इतने विटामिन का समूह है, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब बी कॉम्प्लेक्स में हम अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा थायमीन। थायमीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थायमीन जिसको हमने B1 कहा है, तो B1 क्या है, इसकी प्राप्ति के स्रोत पहले हम देखेंगे किन चीजों में ये मिलता है। तो ये मिलता है पालक में, भिंडी, लौकी, दूध, अंडे, अंकुरित चने या अंकुरित अन्य दालें भी, टमाटर, मटर, इन चीजों में ये पाया जाता है। अंकुरित दालों में और अंडों में, दूध, लौकी, भिंडी और पालक है, मटर है और ये मटर है यहाँ पे, और टमाटर, इन चीजों में ये पाया जाता है मुख्य रूप से। इसके जो थायमीन के जो कार्य हैं, उस कार्यों में सबसे पहले आता है कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है। ये क्या करता है? एक उत्प्रेरक का कार्य करता है कार्बोज को पचाने में। तो कार्बोज के चयापचय में ये सहयोग करता है। दूसरा इसका जो कार्य है, तंत्रिका तंत्र के संचालन में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र के संचालन में ये सहायक होता है। इसके कारण क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, चक्कर आता है और इसके अलावा आंखों में अंधेरे छाने लगता है, कब्ज होती है और आंखों में कानों में भनभनाहट महसूस होती है। तो ये तंत्रिका तंत्र के संचालन में सहायक होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये सारी तंत्रिकाएं इससे प्रभावित हो जाती हैं, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव, आंखों में अंधेरा छाना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, इसके अलावा भनभनाहट कानों में होना। तो ये क्या है? इसके कार्य हो गए। अब इसकी अगर कमी शरीर में हो जाए तो क्या होता है? कार्य आपने देख लिए। जो कार्य ये ठीक प्रकार से नहीं होंगे, इनको भी आप इसकी कमी के प्रभाव में लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है इसकी कमी के कारण? एकाग्रता में कमी आ जाती है। एकाग्रता में कमी आ जाती है। किसी भी कार्य को एकाग्रचित्त होकर नहीं किया जा सकता इसकी कमी के कारण। चिड़चिड़ापन इसके कारण आ जाता है। जीवन के प्रति अरुचि और अलगाव हो जाता है और इसके अलावा विकास अवरुद्ध इसके कारण हो जाता है। भूख न लगना भी इसका एक लक्षण है, इसकी कमी का प्रभाव। फिर बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से ही बेरी नामक रोग होता है
और राइबोफ्लेविन जो दूसरा इसका विटामिन है बी समूह का, राइबोफ्लेविन के संग्रह पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका संग्रह नहीं हो पाता है। तो ये पढ़ा हमने पहला जलगुलित विटामिन जो बी था, बी कॉम्प्लेक्स का पहला विटामिन थायमिन। दूसरा हम पढ़ेंगे राइबोफ्लेविन जिसको B2 कहा जाता है, B2। तो राइबोफ्लेविन है। अब इसकी प्राप्ति के स्रोत भी आप देखिए, ये पाया जाता है दूध में, मछली, अंडे, पनीर, मांस, पालक, हरी सब्जियां हो गई, और अंकुरित चने, दाल आदि में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये चावल की ऊपरी परत में, चावल और दाल जो हैं इनकी ऊपरी परत में भी ये पाया जाता है। अगर इनकी ऊपरी परत निकली हुई होती है तो ये राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिश्ड चावल, अनाज या दालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनसे राइबोफ्लेविन हट जाता है। तो ये इसके प्राप्ति के स्रोत हो गए। अब हम इसके कार्य पढ़ेंगे। तो कार्य राइबोफ्लेविन ये क्या करता है? वृद्धि एवं विकास में सहयोग करता है। इसके कारण वृद्धि और विकास ठीक तरीके से होती है। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में सहयोग करता है। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में सहयोग करता है। ये एक कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये एंजाइम्स का कार्य भी करता है, तो कोएंजाइम्स के रूप में भी कार्य करता है। तो ये इसके कार्य हो गए। अब इसकी कमी अगर शरीर में हो जाए तो बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहला जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारी आंखों पर। तो आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आंखें सूज जाती हैं, धुंधला दिखाई देता है, खुजली आंखों में होने लगती है और जलन भी होने लगती है। तो ये आंखों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव है। फिर इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है जीभ पर। जीभ जो है लाल बैंगनी सी हो जाती है। कुछ भी खाना खाने पर इसमें जलन और पीड़ा होने लगती है। फिर त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है इसकी कमी का। त्वचा लाल हो जाती है, उसमें थोड़ा सा उभार उसमें आने लगता है और खुजली होने लगती है। फिर होता है इसमें कार्बोज के चयापचय ठीक प्रकार से नहीं होता। कार्बोज के साथ साथ यहाँ पे हमने कार्य में पढ़ा था कि प्रोटीन और इसका कार्य इसमें भी सहयोग देता है। तो इसमें क्या है? कार्बोज का चयापचय नहीं हो पाता। फिर है मुख्य देखिए आप इसका कमी का प्रभाव, श्वेत रक्त कणों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। राइबोफ्लेविन अगर शरीर में कम होगा तो क्या होता है? इनकी शरीर में कमी होने से श्वेत रक्त कणों की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और जो वयस्क पुरुष होते हैं उनकी इसकी ज्यादा कमी होने से अंडकोशों में घाव इसके कारण बनने लगते हैं। तो आप देखिए कि विटामिन हैं ये बहुत कम मात्रा इनकी शरीर को चाहिए, अल्प मात्रा, बहुत न्यून मात्रा चाहिए, लेकिन हैं कितने महत्वपूर्ण। इनकी कमी का कितना ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। थायमिन, राइबोफ्लेविन के बाद अब हम पढ़ेंगे नियासिन। नियासिन की खोज पैलेग्रा रोग की कारण के कारण ढूंढा गया इसको कि पैलेग्रा रोग क्यों होता है। तो इसके कारण इसको ढूंढा गया। तो नियासिन का जो नाम है उसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। निकोटिनिक एसिड भी इसका नाम है। ठीक है। तो पैलेग्रा रोग के कारण इसकी ढूंढ हुई, तब पता चला कि ये भी एक बी समूह का विटामिन है, थाइजोल समूह का। तो फिर ये हो गया आपका। इसकी प्राप्ति के स्रोत देखिए किन चीजों में ये पाया जाता है। दूध, मक्खन, मांस, बादाम, पिस्ता, अंडे, गेहूं, यकृत, चावल, इन चीजों में पाया जाता है। तो ये तो हो गए अनाज में है, यकृत में है, अंडे में, दूध, मक्खन, मांस और बादाम और पिस्ते में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब इसके
कार्य हम पढ़ेंगे तो इसके कार्य है कोएंजाइम्स के रूप में ये कार्य करता है। इसके अलावा कार्बोज, वसा और प्रोटीन के चयापचय में ये सहयोग करता है। इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या होता है? जो मधुमेह रोग है उसके लिए ये होता है जिम्मेदार। अगर इंसुलिन ठीक तरीके से नहीं बनता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसके कारण कार्बोज का पाचन नहीं हो पाता। तो इंसुलिन किस लिए जरूरी है? मधुमेह रोग जो है उसमें रोगी को इंसुलिन दिया जाता है और इसी की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन के प्रभाव को ये बढ़ाता है, जिससे मधुमेह से बचाव हो सकता है। फिर है शरीर के स्नायु कोषों और रक्त कोषों की सक्रियता बढ़ाता है। फिर है पाचन संस्थान के गंभीर विकारों में लाभदायक है। पाचन संस्थान में अगर कोई गंभीर विकार हो गए हैं तो इसको ठीक करने में नियासिन सहायक है। फिर आता है पैलेग्रा रोग। पैलेग्रा रोग के उपचार में सहायक है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि इसकी खोज ही कब हुई? पैलेग्रा रोग के जब कारण देखे गए तब इसकी खोज। अब नेक्स्ट इसमें आता है फॉलिक एसिड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो कार्य हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉलिक एसिड जो है ये कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करता है ये भी। और इसकी जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो है हरी सब्जियां, पालक, यकृत और खमीर। खमीर में ये पाया जाता है। तो ये इसके क्या है? प्राप्ति के स्रोत हैं। तो इसी तरीके से इसके जो कार्य हैं आप देखो, कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करता है। भूख पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि भूख लगती है, ठीक है। रक्त के निर्माण में सहायक होता है। ये आप इसके देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है। बायोटीन के साथ मिलकर यकृत में पेंटाथेनिक एसिड के संग्रह में सहायक होता है। तो पेंटाथेनिक एसिड में एसिड के संग्रह में भी ये सहायक है, भूख बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये इसके इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब इसकी कमी अगर शरीर में हो जाए तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी कि एनीमिया इसकी कमी के कारण हो जाता है। शरीर का वजन घटने लगता है, शरीर में पीलापन आने लगता है, श्वेत रक्त कणों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता घट जाती है। श्वास गति तीव्र हो जाती है, रक्त का संचालन सुचारू नहीं हो पाता है। तो ये इसकी कमी के कितने ज्यादा प्रभाव है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, शरीर का वजन घटने लगता है, पीलापन आने लगता है, श्वेत रक्त कणों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिस कारण रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वो घट जाती है, श्वास गति तीव्र हो जाती है, रक्त का संचालन सुचारू नहीं हो पाता। तो ये था फॉलिक एसिड। अब नेक्स्ट इसमें विटामिन B12, बी समूह का। ये भी क्या है? कोएंजाइम्स का कार्य कर रहे हैं। आप ये सब देखिए, ये कोएंजाइम्स है, कोएंजाइम्स का कार्य करता है ये भी। B12 ये भी हमारे लिए आवश्यक है। इसकी कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया इसकी कमी के कारण होता है। इसकी प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो है मांस, मछली, अंडा, यकृत, ये है यकृत, और तृणधान्य, इनको हम कहेंगे तृणधान्य, जिसमें आपका गेहूं चावल है। तो इन चीजों में ये पाया जाता है। कोएंजाइम्स का कार्य करता है, फॉलिक एसिड के साथ मिलकर लाल रक्त कणों का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर? फॉलिक एसिड के साथ मिलकर लाल रक्त कणों के निर्माण में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। इसकी कमी के प्रभाव देखिए, कमी के प्रभाव में पर्नीशियस एनीमिया इसकी कमी के कारण हो जाता है, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध
हो जाती है। तो इस तरीके से विटामिन जो है विटामिन बी समूह के जो विटामिन है हमारे लिए कितने आवश्यक है, अभी हमने पढ़ा। पर्नीशियस एनीमिया और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, दो प्रकार के एनीमिया भी इनकी कमी के कारण होते हैं। तो थैंक यू। अब हम विटामिन सी कल की क्लास में पढ़ेंगे।